हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। आज हम फिर से वही चैप्टर कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग और इसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए कॉसल लेविस थ्योरी। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि जो एटम्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं और स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन का या तो ट्रांसफर करते हैं, उनको गेन करते हैं या लूज करते हैं, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये बात एक्चुअली कही किसने थी? ये कही थी कॉसल एंड लेविस ने। दोनों ने वैसे अलग अलग काम किया था, लेकिन इस थ्योरी को कंबाइन करके हम कॉसल लेविस थ्योरी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एवरी एटम ऑफ एन एलिमेंट एंटर्स इनटू द केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में एंटर करेगा कैसे एटम? आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और आइदर बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से वो क्या कर रहा है? इस तरह से जब वो एंटर कर रहा है केमिकल कॉम्बिनेशन में, तो अपने आप का अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, अपने आप को स्टेबल कर रहा है, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज कर रहा है। तो ये जो थ्योरी है इसको कॉसल लेविस थ्योरी कहते हैं और इस थ्योरी का एक और नाम है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये भी इसका नाम होता है बेटा। अगर कहीं पे पूछ ले इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो वो लेविस थ्योरी ही है। ऑक्टेट थ्योरी भी है, इसका दूसरा नाम ऑक्टेट थ्योरी भी है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि हर एक एलिमेंट क्या करना चाह रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है अपना। अब ये जो कॉसल और लेविस ने जो स्टडी की और जो ये थ्योरी जो जिस्ट निकाला, उससे पहले उन्होंने एक बात और कही कि जो एटम होता है किसी भी एलिमेंट का, और जब वो केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए जा रहा है, तो पूरा एटम केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए नहीं जाता, पूरा एटम पार्टिसिपेट वहां नहीं करता। तो उसने एटम को दो पार्ट में डिवाइड किया था और उन्होंने कहा था कि जो ये एटम है इसके दो पार्ट हैं। बाहर वाले पार्ट को कहा था कैर्नल, बाहर वाले पार्ट को कहा था कैर्नल, और जो दूसरा पार्ट था उसको कहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, आउटर शेल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो कैर्नल है वो क्या बना रहा था? जो किसी भी एटम का न्यूक्लियस है और जो इनर शेल है, इसको इसने पॉजिटिव पार्ट भी कहा था। क्या कहा था बेटा? पॉजिटिव पार्ट भी कहा था। पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड कैर्नल, जिसमें इंक्लूडेड होते हैं न्यूक्लियस और इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि फुल्ली फिल्ड है। और जो दूसरा पार्ट है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है, और जो ये वाला पार्ट है यही जाएगा केमिकल कॉम्बिनेशन में। कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो कैर्नल वाले पार्ट को टोटली इग्नोर करेंगे आप, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखेंगे, और उसके बाद ये चीज डिसाइड होगी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। राइट, ये बात समझ में आ गई। इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं। अगर मैंने सोडियम लिखा है, सोडियम का मेरे पास एक एटम है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पहले आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है, 11 होगा। कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं इसका तो क्या होगा? 2 8 1। राइट, तो आपको ये भी पता है कि जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है वो ये वाला है, सबसे बाहर वाला शेल है, और इसी को हम वैलेंस शेल कहते हैं। और इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उनको ही हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो ये अंदर वाला पार्ट है, जो ये अंदर वाला पार्ट है, दैट इज कैर्नल। क्लियर? जो ये अंदर वाला पार्ट है दैट इज कैर्नल। और क्लियर करके मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ आपको सोडियम का। ये सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, ये इसका पहला शेल हो गया, ये इसका दूसरा शेल हो गया, और ये इसका तीसरा शेल हो गया। राइट, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड के अंदर 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आउटर मोस्ट में 1। राइट, तो जो ये इसका मैं ब्लू से करके दिखा रही हूँ, जो ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा जो मैंने ब्लू से किया है, दिस पोर्शन इज कैर्नल, और ये बिल्कुल भी किसी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। ये केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन बस जो एक ये बचा हुआ है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यही केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर जाएगा। कैर्नल को उसने पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट भी कहा था। ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। इस बात को ध्यान रख के कि जब
ये बात कही लिविस ने। उसके बाद लिविस ने क्या कहा कि भाई एटम कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है, तो हमें मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो इसका मतलब जब मुझे किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करना है, उसे केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए तैयार करना है, मतलब मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि वहां पे कोई केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो वहां सिर्फ मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके ही उसे दिखाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से लिविस ने एक स्पेशल नोटेशन दी जिसे कहा गया लिविस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम उसी की ही बात करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का जो मेन पॉइंट था, जो मेन आउटकम निकल कर आया था, वो था लिविस डॉट स्ट्रक्चर। लिविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ नोटेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय लिविस टू एक्सप्लेन द या फिर टू एक्सप्रेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम ऑफ द एलिमेंट। राइट, कैसे दिखाएंगे इसको? मैं आपको कुछ यहाँ पर मैंने एलिमेंट लिख लिए हैं, कुछ आयन लिख लिए, हम आयन, कैटायन, एनायन, सबका हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का भी लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू लिविस थ्योरी। ठीक है, तो हम पहले हाइड्रोजन का अगर मुझे बनाना हो, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वही इसका वैलेंस शेल है। तो मैं इसका अगर लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो दिस इज द लिविस डॉट स्ट्रक्चर। एक्चुअली जो ये डॉट है, ये क्या शो कर रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करता है। इसको हम डॉट से भी शो कर सकते हैं, क्रॉस से भी शो कर सकते हैं बेटा। डॉट से भी शो कर सकते हैं, क्रॉस से भी शो करते हैं। अगर आप क्रॉस वहां पर बनाकर आ रहे हैं एग्जाम में तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका नाम लिविस डॉट स्ट्रक्चर है, तो जनरली आपको लिविस क्या मिलेगा? यहाँ पर डॉट ही मिलेगी। अब लिथियम की अगर मैं बात करूं, तो लिथियम होता है 3 लिथियम। 3 लिथियम का मतलब 2 1, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है लिथियम के? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लिविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, ये हमने पहला रिप्रेजेंटेशन किया, ये हमने दूसरा रिप्रेजेंटेशन किया। अब हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन होता है हमारा 6 कार्बन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2 and 4। 4 इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का लिविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? 1 2 3 4। अब आपके दिमाग में यह आ सकता है कि मैम आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, पेयर पेयर बना के लिख दो, पेयर पेयर बना के लिख दो, है ना। लेकिन बेटा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और इसको, इसके हर एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करनी है, तो ये एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पर पेयरिंग में नहीं रह रहा है, ये चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग रह रहे हैं। ये हम आगे की थ्योरी में समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है। कार्बन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। फोर्थ, सोडियम का रिप्रेजेंटेशन करना है आपको। सोडियम का 2 8 1, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे मैम हाइड्रोजन में भी आपने एक डॉट लगाई थी, लिथियम में भी एक डॉट लगा रखी है, सोडियम में भी एक डॉट लगा रखी है। बिल्कुल, जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही डॉट की फॉर्म में जाएंगे, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है कि भाई सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। हमें सोडियम को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब बात आई सोडियम पॉजिटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहां पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, मैं इसको हटा नहीं रही हूं, यहां पर करती हूँ। सोडियम पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो सोडियम पॉजिटिव कैसे बनेगा? सोडियम पॉजिटिव बनेगा सोडियम से, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, पहले मैं सोडियम का एक लिखती हूँ कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। ठीक है, आयनिक बॉन्ड आपको पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, कोवेलेंट बॉन्ड भी बता चुकी हूँ और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बता चुकी हूँ। आपको ये भी पता है कि जो सोडियम है मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, क्या करेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो उसको लूज कर कर क्या बना देगा? सोडियम आयन बना देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया? लूज हो गया, निकल गया बाहर, तो Na पॉजिटिव बन गया। तो Na पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 होगा। अब यहां पर 2 तरीके होते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के, इन केस ऑफ आयन, इन केस ऑफ एक्चुअली कैटायन। तो Na पॉजिटिव के केस में आप इसको ऐसे बनाओगे, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब क्या हो गया है? अब ये हो गया है कि ये आउटर मोस्ट शेल बन गया है, इसलिए आपने आउटर मोस्ट को दिखा दिया। ठीक है, दूसरा तरीका बताती हूं।
दूसरा तरीका जो मतलब मेरे हिसाब से मुझे ज्यादा अच्छा तरीका लगता है, आप सोडियम को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, आप सोडियम को केवल ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसे रिप्रेजेंट? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हमने बनाया, क्योंकि हमने क्या कहा कि भाई आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो इसने दे दिया, तो इसका आउटर शेल खाली हो गया, इसका आउटर शेल खाली हो गया, ठीक है। इसीलिए हमने इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बनाया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, जो ये शो कर रहा है एक पॉजिटिव चार्ज लगाया, तो इसका मतलब इसने जो एक इलेक्ट्रॉन था आउटर शेल का वो दे दिया है। गॉट इट? समझ में आ रही है ये बात? अब अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, इनको हटा देते हैं, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा बेटा, साथ साथ आप नोट करें, साथ साथ नोट्स बनाएं, तभी चीजें क्लियर होगी। अब मैं अगर मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम होता है 282 और ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी क्योंकि लूज करना आसान है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाएगी? Mg+2 बनाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो आप या तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 28 हो गया, आप या तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर में ये नोटेशन दे सकते हैं मैग्नीशियम+2 की, या फिर दूसरी नोटेशन क्या हो जाएगी, इसको आप मान लें आउटर मोस्ट, क्योंकि अब ये आउटर मोस्ट ही हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? अब हम एनायन भी देखेंगे यहाँ पे कि एनायन के केस में कैसे करेंगे। मैम कैटायन के केस में तो आपने ऐसे बताया, कैटायन को तो 2 तरीके से शो कर सकते हैं, क्या एनायन को भी 2 तरीके से शो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा हम करेंगे, रीजन भी बताती हूँ अभी। अगर मैं Cl नेगेटिव की बात करूं, Cl नेगेटिव की, उससे पहले मैं Cl की बात कर लेती हूँ। Cl इज 17 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। देखो 7 है आउटर मोस्ट में, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहां तक ये आउटर मोस्ट शेल है और ये कंप्लीट है। 7 इलेक्ट्रॉन देना एक टफ टास्क है, एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा? Cl नेगेटिव बना देगा। फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्यों नेगेटिव चार्ज आता है, क्यों पॉजिटिव चार्ज आता है, क्यों किसको कैटायन कहते हैं, किसको एनायन कहते हैं। आप उस वीडियो को जाकर देखिए और अपने सारे डाउट क्लियर करें बेटा। Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा? 288। यहां तो आउटर मोस्ट शेल खाली नहीं हुआ, आउटर मोस्ट शेल वही रहा, आउटर मोस्ट शेल वही रहा, बस उसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया, इसलिए यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, सॉरी लिविस डॉट स्ट्रक्चर होने वाली है, वो होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते भाई? इसका खाली थोड़ा ही हुआ है, इसका तो वैलेंस शेल वही का वही है, सेम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर किया है, तो इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर ये होगा। इस तरह से आप सभी एलिमेंट के लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद कहानी आती है कि अगर पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो वहां पर कैसे हम लिविस थ्योरी को लगाएंगे। उसके लिए बेटा हम कुछ रूल्स की बात करते हैं, उसके लिए हम कुछ रूल्स की बात करते हैं, और उन रूल्स को पहले हम क्या करने वाले हैं? नोट करने वाले हैं। पहले लिखेंगे रूल्स ऑफ लिविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या क्या रूल्स हैं वो, क्या फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं किसी भी पॉली एटमिक मॉलिक्यूल की लिविस डॉट स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम क्या करेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के लिए हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं हमें। टोटल इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, बार बार कह रही हूँ, लिविस को कर्नल से कोई लेना देना नहीं था। लिविस ने कहा कि हमने किसकी बात करनी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। तो जब मैं टोटल इलेक्ट्रॉन लिख रही हूँ तो मैं टोटल इलेक्ट्रॉन का मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करूंगी, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ अगर वहां पर एनायन है तो ऐड कर दीजिए, और अगर कैटायन है तो उस जितना भी चार्ज है उसको
सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ये बात समझ में आ रही है? एनायन पे जो चार्ज है वो ऐड हो जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा भी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से नेगेटिव चार्ज आया है उन इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं किसी एटम ने उस उतने इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इन केस ऑफ कैटायन। ये बात समझ में आ गई? ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब कि हर एक एटम को, हर एक एलिमेंट के एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? तो लिविस ने क्या कहा, ऑक्टेट चाहिए इनको। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, प्लस बाकियों को क्या चाहिए, वो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स को क्या चाहिए, 8 चाहिए, 8 इंटू अदर एलिमेंट्स। यहां तक बात समझ में आ गई? टोटल इलेक्ट्रॉन को मैं T से शो कर देती हूँ, रिक्वायर्ड को मैं R से शो कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा, अगली बार में फिर इतना लंबा लंबा नहीं लिखना पड़ेगा। थर्ड, अब हम बात करेंगे कि कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। T से शो कर रही हूं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे कैसे? अगर मैं रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन में से टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है बेटा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं तो मुझे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। चौथी बात क्या थी? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको कैसे निकालेंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नॉन बॉन्डिंग के लिए हम जो ये R माइनस टी से जो हमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मिले, भाई टोटल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जो बॉन्डिंग में यूज हो गए वो हो गए, उसके बाद जो बचे वो सारे नॉन बॉन्डिंग ही होंगे ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन में से अगर मैं बॉन्डिंग माइनस कर दूं तो मुझे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। क्या ये चीज आपको समझ में आई? TRBNB, आपको क्या करना है, T यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है, R मतलब रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, B मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और NB मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। और ये सब निकालने के बाद अब आपको स्ट्रक्चर बना लेनी है। लेकिन जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं यहाँ पर, H2S, क्या एग्जांपल दूं? H2S इज ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है कि एक एटम तो सेंटर में होगा और बाकी एटम उससे जुड़े हुए होंगे। तो अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसमें हाइड्रोजन को सेंटर में लें या सल्फर को सेंटर में लें। ठीक है, इसके लिए भी लिविस ने हमें रूल्स बताए हैं और हमें उस रूल्स को फॉलो करने हैं। वो रूल क्या है कि जो सेंट्रल एटम होगा शुड बी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, एंड लीस्ट इन नंबर होगा, जो नंबर में सबसे कम है ना, जो नंबर में सबसे कम है आप उसको बनाओगे सेंट्रल एटम, राइट। और एक और बात, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर बी सेंट्रल एटम, ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं होंगे। इसको इसी का पॉइंट लिख लेते हैं, ये 1 हो गया इसका, ये इसका 2 हो गया। ठीक है, अब अगली मेन बात क्या हमें याद रखनी है? अब हमें बात करनी है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम, जो सराउंडिंग एटम है, जो कॉर्नर एटम है, सेंट्रल से जो जुड़े हुए हैं, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम, और अगर हाइड्रोजन है तो उसका क्या कंप्लीट करोगे? डुप्लेट कंप्लीट करोगे। शुड बी कंप्लीटेड। और एक और बात कही थी, दैट इज, क्या बात थी जो बहुत सारे बच्चे जहां पर कंफ्यूज होते हैं, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम में हैव 8 और मोर देन 8। मतलब आप इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मैम ये तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं। लिविस ने कहा अभी मान लेते हैं हम, ये इसकी फिर लिमिटेशन बन गई थी बाद में। सेंट्रल एटम में हैव 8 और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो इन सारी बातों को हम ध्यान रखेंगे, ये हमारे रूल्स हैं, और इन रूल्स को अगर हमने याद कर लिया, समझ लिया,
तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है, क्या आसान हो जाता है, स्ट्रक्चर को बनाना। अच्छा, एक यहाँ पर एक पॉइंट और बताऊंगी, जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना किसी भी पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल पर, वो मानकर चलो कि सेंट्रल एटम पर है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो सराउंडिंग एटम पर होता है बेटा, कॉर्नर वाले एटम पर होता है, ठीक है। लेकिन लिविस की जब हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तब हम ब्रैकेट में रखकर मॉलिक्यूल को प्लस और माइनस बाहर ही रखेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव हम किस पर लगाएं, इसके लिए फिर लिविस ने फॉर्मल चार्ज समझाया था। फॉर्मल चार्ज हम करेंगे इसके बाद, पहले हम बनाना सीखेंगे H2S। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है H2S, इट इज अ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, और हम फॉलो करेंगे अपने ये सारे पॉइंट। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे H2S के अंदर। H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरी हाइड्रोजन के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। अंदर वाले जो 10 इलेक्ट्रॉन है, जो कैर्नल वाला पोर्शन है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। उसकी बात सिरे से नकार दी थी लिविस ने, उसको यूज ही नहीं करना, उसकी बात ही नहीं करनी आपको। 1 1 प्लस 6। तो हमने ये भी लिखा था कि अगर एनायन है तो जोड़ दो जितना चार्ज है, और कैटायन है तो वो चार्ज माइनस कर दो। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो कुछ हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे 8 आ गए हैं। गॉट इट, समझ आ गई ये बात। आगे हम निकालेंगे रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब भाई इतने इलेक्ट्रॉन तो हैं, 8 तो हैं हमारे पास, लेकिन चाहिए कितने। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब चाहिए कितने, भाई हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो 2 हाइड्रोजन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहती हैं, डुप्लेट कंप्लीट करना चाहती हैं। और सल्फर अदर देन 8 इंटू अदर एलिमेंट, तो अदर एलिमेंट कितने हैं, 1 है। सल्फर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है और सल्फर 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल के अंदर 8 थे, लेकिन रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन 18 थे, तो सॉरी 12 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, R माइनस टी, दैट इज 12 माइनस 8, कितना आ जाएगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और 4 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग है तो इसका मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग है तो इसका मतलब क्या है, पहली वीडियो में समझा दिया था। 2 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बना रहे हैं इसका मतलब क्या है, एक ही तो बॉन्ड बन रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बनाते हैं, 2 बॉन्ड बन रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि यहां पर 2 बॉन्ड बनेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। अगर मैं एक सिंगल बॉन्ड की बात करूं, अभी हमें इसकी बात नहीं करनी डबल ट्रिपल की, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए, राइट। अब मुझे नॉन बॉन्डिंग निकालना है, भाई बॉन्डिंग मुझे पता चल गए, टोटल मुझे पता है 8 माइनस 4, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ये सारा डेटा मेरे पास आ गया। अब मुझे ध्यान क्या रखना है, मुझे ये बातें भी ध्यान रखनी है। अब H2S की जब मैं स्ट्रक्चर बनाने चलूंगी तो सबसे पहले मुझे डिसाइड करना होगा कि हु इज द सेंट्रल, हु विल बी द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन होगा, सेंट्रल एटम वो होगा जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लीस्ट इन नंबर है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मेरे को हाइड्रोजन से ज्यादा तो सल्फर ही लग रहा है, लेकिन नंबर में S ही लीस्ट है। और मैंने ये भी बताया कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनेगा, तो सल्फर विल बी द सेंट्रल एटम। सल्फर को मैं सेंट्रल एटम बना दूं, और बेस कम लग रहा है क्या, ऊपर बनाते हैं, थ्योरी तो आपने नोट कर ली होगी, यहां पर हम बनाते हैं। ये भी बेटा याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहते हैं लेविस थ्योरी को। तो सल्फर मैंने यहां पर बनाया, और ये सराउंडिंग या कॉर्नर वाले एटम हो गए। हमने कहा था कि यहाँ पर 2 बॉन्ड बनते हैं, तो 2 बॉन्ड बना देते हैं, एक ये और एक ये। आप कहोगे मैम दोनों एक तरफ बना दो, बेटा दोनों एक तरफ बना दूंगी तो ये हाइड्रोजन तो फिर इससे जुड़ेगा कैसे, भाई बॉन्ड क्या है, जो एक धागे हैं, वो धागे जो एक दूसरे को जोड़े रखते हैं, कनेक्टिंग लिंक हैं। तो सबको इसको इससे कनेक्ट करो और इसको भी इससे कनेक्ट करो, क्योंकि सराउंडिंग है और कंप्लीट हो गया हमारा कनेक्शन। 2 ही दे रखे थे, 2 ही आंसर आया था हमारा, तो 2 हमने बॉन्ड बना दिया।
अब उसने कहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग यानी कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ऐसे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं। उनको हम कहाँ बनाएंगे और कैसे बनाएंगे देखते हैं। हाइड्रोजन का देखो डुप्लेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन को 2 मिल गए। मैं आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग समझा चुकी हूँ, शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, ये कंप्लीट, ओके, ये भी कंप्लीट, स्टेबल। अब सल्फर की, इसका मतलब जो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर पर चिपकाने हैं, आपको चिपका दें। 1 2 3 4। मैम आपने 2 ऊपर 2 नीचे क्यों लगाए? बेटा आप चारों भी ऊपर लगा सकते हो, कोई इतनी बात नहीं है, लेकिन हम इसको पेयर की फॉर्म में रखते हैं, है ना, क्योंकि 2 2 के हैं तो हमने पेयर बोल दिए। नहीं तो आप 4 इलेक्ट्रॉन लिख दो या 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो, 2 लोन पेयर हो गए। इनको हम लोन पेयर भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। तो लोन पेयर कितने हैं यहाँ पर? 2, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल 4। भाई पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर में। अब सल्फर की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी काउंट होंगे ना, क्योंकि शेयरिंग वाले। ऑक्टेट कंप्लीट, तो सल्फर भी अब कंप्लीट हो गया, सल्फर भी स्टेबल हो गया। तो हमारा लिविस थ्योरी के अकॉर्डिंग H2S बनाने का जो हमने एक प्रोसेस किया था, जो हमने एक जिम्मेदारी उठाई थी, वो हमने इसको सेटिस्फाई कर दिया। भैया H2S पूरी तरह से हमने कह दिया कि कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप क्या करेंगे? H2S का बना लेंगे। कुछ और मॉलिक्यूल के भी अभी हम ट्राई करेंगे, जिससे कि हमारा जो ये वाला कंसेप्ट है और क्लियर हो जाए। ये मैं इधर लिखने दे रही हूं, आप इनको नोट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम किस किस के देखने वाले हैं? हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के देखेंगे जो एग्जाम में पूछता है। CO2 का देखेंगे, कार्बोनेट बनाएंगे, HNO3 बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो HNO3 है उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि HNO3 कैसे बनेगा। कार्बोनेट हो गया, अमोनिया बनाएंगे, एक और एनायन बना लेते हैं, सल्फेट बनाएंगे, इनको ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला CO2, आप भी हमारे साथ बनाएंगे इसको। CO2 सबसे पहले क्या निकालना है बेटा? T निकालेंगे। T मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ऑक्सीजन है कितनी? 2 है, तो 2 बार जोड़ दो 6। टोटल कितना आ गया? 16 इलेक्ट्रॉन आ गए। R यानी कि रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बन भी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है और दोनों ऑक्सीजन भी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है। तो ये तीनों एटम क्या चाहते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो कार्बन भी 8 चाहता है और दूसरा ऑक्सीजन भी 8 चाहता है और तीसरा भी 8 चाहता है, तो 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। आप ऐसे लिख सकते थे 8 × 3, 3 एटम। यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ये वाली चीज 0 हो गई। 8 × 3 24 इलेक्ट्रॉन आ गए। बॉन्डिंग कैसे आएंगे? बॉन्डिंग आएंगे 24 - 16। 24 में से हम 16 को माइनस कर देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड कितने बने? ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बॉन्ड बना रहे हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा? यहाँ पे 4 बॉन्ड बनेंगे। ये हमें समझ आ गई, हमें ये समझ में आ गया कि ये जो 3 एटम है इनके बीच में 4 बॉन्ड हमें बनाने हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी साथ ही निकाल लेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन में से बॉन्डिंग माइनस कर दोगे तो नॉन बॉन्डिंग आ जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन है 16, बॉन्डिंग है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या आ गए बेटा? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए। अब तैयारी करते हैं किसकी? स्ट्रक्चर को डिजाइन करने की, बनाने की। तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन। और वैसे भी नंबर में कम है भाई, ऑक्सीजन 2 है और कार्बन 1 ही है, तो कार्बन को सेंट्रल एटम ले लो, कॉर्नर एटम में ऑक्सीजन को बिठा दो, राइट। अब बॉन्ड कितने बनाने? 4 बनाने हैं। एक हम दोनों को सिमेट्री प्रोवाइड कर देते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमने ये भी पढ़ा है, हमने तो ये भी देखा है कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, एक ही बात है। एक्चुअली पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इस प्रोसेस को रिजोनेंस कहते हैं और हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। अभी मैं सिमेट्रिक वाला तरीका ले रही हूँ, रिजोनेंस जब हम उसके बाद पढ़ेंगे तो वहां पे मैं दूसरी वाली जो स्ट्रक्चर है उसको भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। आप वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्टेट वहां भी कंप्लीट है बेटा। चलिए 4 बॉन्ड हमने बना लिए। अब हमने कहा कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमें लगाने हैं, जो कि 8 है मेरे पास।
अगर मैं एक बार बार मैंने आपको एक ये पॉइंट जब लिखवाया था तो मैंने कहा था कि इसके तो आपको पहले ऑक्टेट के क्या होते हैं, कॉर्नर के जो एटम होते हैं उनके ऑक्टेट को कंप्लीट करना होता है सराउंडिंग एटम को। तो पहले इनके ऑक्टेट की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन के पास 4 हैं, 4 और चाहिए 1 2 3 4 और 8 कंप्लीट। कंप्लीट 4 ऑलरेडी शेयरिंग में गए हुए हैं, 1 2 3 4 8 कंप्लीट स्टेबल हो गया। ठीक है, कार्बन की बात कर लूं, कार्बन के 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट। कंप्लीट हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2। देखिए कितनी इजी है। आपको बस ध्यान क्या रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने रूल्स याद रखे, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका लिविस वाले पोर्शन से गलत होने वाला नहीं है बेटा। ठीक है, CO2 के बाद हम कार्बोनेट को ट्राई करते हैं। अब कार्बोनेट ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई करें, ट्राई करेंगे आप भी फटाफट। टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। टोटल कौन है? कार्बन। कार्बन कौन है? कार्बन के पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 हैं। कितने एटम है? 3 है। 18 लिख दूं, कोई दिक्कत? एनायन 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया हुआ है इस मॉलिक्यूल ने, तो उस इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करेंगे। देखो प्लस ए लिखा हुआ था। कितने हो गए ये? बोले कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे कार्बोनेट में? कुछ गलत किया है मैंने? सॉरी, इट्स अ ब्लंडर। कार्बन -2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए। ठीक है, तो ये आ गए हमारे 24 इलेक्ट्रॉन। 24 इलेक्ट्रॉन आ गए। आर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन 4 एटम है, हाइड्रोजन इसमें एक भी नहीं है। चारों के चारों हाइड्रोजन के अलावा वाले एटम क्या चाहते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो 4 × 8 कर दूं, 32 इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग 32 - 24 कितना आ जाएगा? 32 - 24 कितना आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड कितने आ जाएंगे? 4 बॉन्ड आ जाएंगे। नॉन बॉन्डिंग निकालेंगे। नॉन बॉन्डिंग में क्या होगा? टोटल बॉन्डिंग पता है, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन पता है, बॉन्डिंग हमें पता चल गए। तो 24 में से 8 चले जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हाँ जी, 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब आगे सेंट्रल एटम कौन होने वाला है? ऑब्वियसली कार्बन होने वाला है। नंबर में कम है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सराउंडिंग एटम लगा दो इसकी चारों तरफ, 1 2 3। अब आप कहोगे मैम -2 को कहाँ लगाएं? जब तक अभी तक आपने फॉर्मल चार्ज नहीं पढ़ा है और आपको वैसे ये चीज पता है कि जो ये -2 चार्ज है, जो माइनस चार्ज होता है वो किस पर होता है? कॉर्नर के एटम पर, सराउंडिंग एटम पर होता है। आप या तो 2 ऑक्सीजन पर लगा दें या फिर सबसे अच्छी बात सेफर साइड बाहर लिख दें -2, बाहर लिख दें -2। और अब अरेंज करें, 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड अरेंज करेंगे, 1 2 3। चौथा बॉन्ड कहां लगाऊं? सारी ऑक्सीजन मेरी सिमिलर हैं, सारी ऑक्सीजन मेरी सिमिलर हैं, मैं कहीं भी चौथे बॉन्ड को लगा सकती हूं। मैंने यहां लगा दिया, आप यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा बॉन्ड आपने लगा दिया। अब आपने 16 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है और इस तरह से अरेंज करना है कि पहले कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। करते हैं भाई। इसके कितने हैं? इसके पास 2 2 4 हो रखे हैं, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और दे दो, ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल। इसके पास 2 बॉन्डिंग में है, तो उसको कितने और चाहिए? 1 2 3 4 5 6 हो गया कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 और 2 8 कंप्लीट। कितने इलेक्ट्रॉन अब तक खर्च कर चुके हैं हम? 6 6 12 16 इलेक्ट्रॉन हमारी खर्च हो गई। 16 इलेक्ट्रॉन हमारे पास थी, तो कार्बन को देने के लिए कुछ नहीं बचा। कार्बन का अगर चेक करूं तो 2 2 4 और 4 8 ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, तो ये भी स्टेबल है। कोई मगजमारी नहीं करनी, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल हो चुका है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट करेगा, कार्बोनेट CO3 - 2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 - 2। जल्दी से HNO3 देख लेते हैं। HNO3 देख लेते हैं, कैसे बनाएंगे HNO3 को।
HNO3 के लिए हम सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्या करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन में? हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के एक एटम में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 में कितने होंगे? 18। कितना आ जाएगा? 24 इलेक्ट्रॉन आ गए। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? हाइड्रोजन को तो डुप्लेट चाहिए, तो हाइड्रोजन तो एक ही है, बाकी 3 और 1 4, 4 एटम को 8 चाहिए, तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 34 इलेक्ट्रॉन। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है? कर रहे हो आप लोग अपनी नोटबुक में HNO3? ठीक है, अब हम करेंगे यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में 34 माइनस 24 10 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड कितने आ गए मेरे पास? 5 बॉन्ड आ गए। कितने आ गए? 5 बॉन्ड आ गए। बॉन्ड भी पता चल गए मुझे। अब नॉन बॉन्डिंग निकाल लूं। नॉन बॉन्डिंग के लिए क्या करूं? टोटल इलेक्ट्रॉन मुझे पता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मुझे पता है, 10 माइनस हो जाएंगे 24 में से, तो 14 इलेक्ट्रॉन आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब HNO3 की स्ट्रक्चर बनाने शुरू करते हैं। डेटा हमें सारा मिल गया। स्ट्रक्चर बनाने के लिए भाई हाइड्रोजन सेंट्रल एटम है, नहीं बनेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नंबर में ज्यादा है, नहीं बनेगा। नाइट्रोजन बनेगा, नाइट्रोजन बना दो। अच्छा, जब भी ना आप HNO3, H2SO4, HClO4, H3PO4 इन सभी की स्ट्रक्चर बनाते हो बेटा, तो वहां पर एक बात का ध्यान रखें कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है ना, तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है कि वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी। ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है कि वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी। और आपको ये भी पता है कि HNO3 एक एसिड है। HNO3 एक एसिड है। एसिड हो क्यों है ये? क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन देता है। H2SO4 एसिड है क्योंकि H पॉजिटिव आयन देता है। H पॉजिटिव आयन आसानी से तभी देगा, वही बॉन्ड टूटेगा जब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होगा। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा तो वो H पॉजिटिव आसानी से टूटेगा और क्या देगा? प्रोटॉन देगा, और एसिडिक अपने आप को एसिडिटी, अपनी एसिडिटी को शो करेगा। तो HNO3 में जब हम बनाएंगे, 3 ऑक्सीजन को अरेंज करेंगे इसके चारों तरफ। और मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन को किसी ऑक्सीजन के साथ लगा दो। मैंने इस ऑक्सीजन के साथ लगा दी, आप किसी के भी साथ लगा सकते हैं, सभी सेम है। बॉन्ड 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो 1 2 3 4। अब 5वां बॉन्ड मैं कहां लगाऊं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच लगा सकती हूँ क्या? नहीं लगा सकती, क्योंकि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है ना, वो तो डुप्लेट ही चाहता है। तो ऑक्सीजन के साथ लगाऊंगी। ऑक्सीजन के साथ बेटा यहां नहीं लगा सकती, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऑलरेडी 2 2 4 कंप्लीट है ना। जब ये ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन अभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगी कि ऑक्सीजन क्या करता है, 2 बॉन्ड बनाता है। क्या करता है? 2 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो या तो मैं इसके साथ डबल बॉन्ड लगा दूं या इसके साथ, आप किसी के भी साथ लगा। बॉन्डिंग का काम कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना शुरू करते हैं। हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट, स्टेबल 3 4, 4 2 6 2 8 स्टेबल, 1 2 3 4 5 6 2 8 स्टेबल, 4 2 6 2 8 स्टेबल। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, इलेक्ट्रॉन भी खत्म, 14 इलेक्ट्रॉन खत्म। नाइट्रोजन की बात करूं तो 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। HNO3 मॉलिक्यूल इज स्टेबल मॉलिक्यूल। देखिए लिविस से हमने कितनी अच्छी और कितनी आसानी से स्ट्रक्चर बना ली। अमोनिया बहुत आसान है, कर लोगे। सल्फेट बनाकर दिखा देती हूं एक बार, सल्फेट बनाकर दिखा देती हूं आपको। जब हम सल्फेट को बनाएंगे बेटा, तो यहां पर क्या करेंगे? देखो सल्फेट की जैसे ही बनाएंगे ना, वैसे H2SO4 भी बन जाएगा। यहाँ पर H2SO4 के भी ऐसे ही बना सकते हैं, वो 2 हाइड्रोजन निकली ऐसे क्यों, इसलिए इसके ऊपर -2 आया। सल्फेट की बनाने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 6, टोटल बैलेंस 6 प्लस ये कितने हैं? एक ऑक्सीजन पर 6 होते हैं और ये 4 है 24 और 2 इलेक्ट्रॉन, एनायन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, कितना हो जाएगा ये? 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सारे के सारे ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ पर 5 एटम है जो ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। 40 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो बॉन्डिंग कितना होगा? 40 माइनस 32, 40 माइनस 32 8 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग, यानी कि 4 बॉन्ड बनेंगे। नॉन बॉन्डिंग की अगर बात करूं, अगर स्पीड लग रही है बेटा आप पॉज कर कर देख लें, वैसे तो आपको अब तक रट गया होगा सब कुछ। नॉन बॉन्डिंग कैसे? टोटल
इलेक्ट्रॉन आपको पता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको पता है। जब आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पता हो और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पता हो तो आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, वो आएंगे आपके 24 इलेक्ट्रॉन। अब बनाना शुरू करते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन नंबर में ज्यादा और इलेक्ट्रोनेगेटिव बिल्कुल भी सेंट्रल एटम नहीं बनेगा, सल्फर बनेगा। सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन मैंने लगा दी। अब आप कहोगे मैम -2 कहां पर लगाएंगे? -2 हम बाहर लगा दो, ब्रैकेट के बाहर, अपनी टेंशन फ्री, छोड़ो इसको, है ना। यहाँ पर अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, -2 बाहर लगा दो, क्योंकि ये पूरे मॉलिक्यूल पर ही तो चार्ज है। आपने रेडिकल नाम पढ़ा होगा ना, रेडिकल क्या होते हैं? जो टोटल के ऊपर जो चार्ज स्पीसीज होती है उनको रेडिकल कहते हैं। सल्फेट इज ऑल्सो पॉलीएटमिक रेडिकल है ना। -2 अब बाहर लगा दे, 4 बॉन्ड जोड़ दें, 1 2 3 4, कोई भी देखो डबल बॉन्ड नहीं आया यहाँ पे। 24 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे? अब अरेंज करेंगे और ऑक्टेट कंप्लीट करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 2 8। हैप्पी है ये। 1 2 3 4 5 6, गुड। 1 2 3 4 5 6 2 8। 1 2 3 4 5 6 2 8। सल्फर 2 2 4 2 6 2 8। मजे से एक बार इलेक्ट्रॉन काउंट भी कर लेंगे, कभी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लगा दिए हो। 2 2 4 2 6 6 12 और 6 18 और 6 कितना हो गया भाई? सब पे 6 है, 4 पर 24 हो गया। 6 4 जा 24 होते हैं ना, तो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन भी हमने यूज कर लिए। तो इस तरह से हम सिंपल जो मोनो एटम्स हैं, मोनो एटमिक एटम्स हैं, जो आयंस हैं, जो केटायन और एनायन है, और जो पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल हैं, उन सबको हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर से शो कर सकते हैं। देखो ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाई है। आप इस बॉन्ड की जगह भी, अच्छा एक चीज और बता दूं, बॉन्ड की जगह भी यहां पर इलेक्ट्रॉन लगा दो। दिस इज द एक्चुअल लिविस, मतलब बॉन्ड दिखाना नहीं है अगर आपको, तो आप चाहें तो बॉन्ड ना दिखाएं, उनकी जगह इलेक्ट्रॉन लगा दें। तो दीज आर द लिविस डॉट स्ट्रक्चर। और आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक होमवर्क जरूर दूंगी यहाँ पे, आपको एक होमवर्क करना है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप ट्राई करेंगे HClO4 H3PO4, इन दोनों मॉलिक्यूल की लिविस डॉट स्ट्रक्चर ट्राई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपके कितने टोटल। और स्ट्रक्चर अगर आप नहीं बना सकते या तो आप पिक खींच के आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप ये जो चारों वैल्यू है, जो डेटा है, वो निकाल सकते हैं, है ना। और आप इस टॉपिक को, मुझे लगता है कि अब ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे सारी स्ट्रक्चर्स करी है, कोशिश की है कि मैं सारे मेन पॉइंट्स को कवर करूं। और अब इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मल चार्जेस की। जो ये वाली जो बात आई थी ना कि ये -2 किस ऑक्सीजन पर होगा, ये हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उस पर। तब तक बेटे पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।